जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिले सियाई बुनकरों का विद्रोह क्यों हुआ और उसका क्या क्या कारण है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और जो हमारा वीडियो है वो जाके रुका था 1848 का उदारवादियों की क्रांति। इस टॉपिक पे जाके हम लोगों ने क्या किया था, खुद का पूर्ण विराम दिया था। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग इस टॉपिक के आगे वाले पोर्शन पे बात करेंगे कि आखिर 1848 का क्रांति क्या था, क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या था। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है 1848 की क्रांति के लिए। पूछा क्या जाता है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। साथ ही उदारवादियों ने किन किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, इस तरह का आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि उदारवादियों की जो 1848 की क्रांति उसका क्या अर्थ है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस क्रांति का सीधा अर्थ राजतंत्र का अंत एवं प्रजातंत्र की स्थापना करना था। तो इसका तो अर्थ निकल गया भाई कि जो पूरा का पूरा 1848 का जो क्रांति हुआ उसका एक सीधा सा मेजर बात है कि हमको राजतंत्र का अंत करना है और प्रजातंत्र को क्या करना है, फिर से बहाल करना है। अब बात को समझिएगा। अब अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि उदारवादियों ने किन किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो अगर मैं बात करूं विचारों का कि भाई कौन सा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों का बढ़ावा दिया, तो सबसे पहला समझिएगा, सबसे पहला क्या हुआ कि जो गरीब जो भी 1848 के दौरान, यानी कि जो भी 1848 के दौरान जो भी विवाद हो रही थी, विवाद जैसे गरीबी पे बात हो रहा था, बेरोजगारी पे बात हो रहा था, भुखमरी का बात हो रहा था। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान और मजदूरों के विद्रोह को पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय आंदोलन के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यानी कि जो लोग गरीब थे वो लोग अपनी गरीबियों के लिए, जो लोग बेरोजगार थे अपनी बेरोजगारी के लिए, और जो लोग भूख के कारण जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और जिसके कारण वो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो कि हम लोग सिले सियाई बुनकरों का हम लोगों ने विद्रोह देखा था। तो उन सबों के कारण जो आंदोलन हुआ उनका फायदा उठाकर जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने आंदोलन के साथ उनको जोड़ने का काम किया, सबसे पहला काम। दूसरा क्या हुआ कि इस क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़ने और एक गणतंत्र की घोषणा करने के लिए क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। यानी कि जो भी ये जो गरीब, बेरोजगार, भूखमरी से ग्रस्त जो भी किसान थे उनका विद्रोह, और साथ साथ में जो भी पढ़े लिखे हैं उनका जब विद्रोह आपस में मिला, तो इससे क्या हो गया कि जो भी राजा गद्दी पे बैठा था उनको गद्दी छोड़ने और एक गणतंत्र की घोषणा करने के लिए क्या कर दिया, इसको मजबूर कर दिया कि आपको एक ऐसा राज्य का स्थापना करना ही होगा जो क्या है, मुख्य रूप से स्वतंत्र हो। साथ में क्या हो गया, सामाजिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधियों के सभाओं के निर्माण की जो है मांग बढ़ने लगी। साथ में क्या हुआ कि जो भी आपका सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके सभाओं का गठन होना चाहिए कि भाई जो भी राजा बनेगा या जो भी राजा के मंत्री में काम करेगा, वहां का जो व्यक्ति होगा वो जनता के द्वारा चुना जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसका भी जो है मांग धीरे धीरे बढ़ने लगा। साथ में ऐसा कोई राज्य था जहाँ पे मैं बोलूँगा कि अभी तक स्वतंत्र नहीं था या वहाँ पे एक स्वतंत्र गणतंत्र का स्थापना नहीं किया गया था। तो उन राज्यों में क्या होने लगा कि भाई लोगों ने क्या किया कि अब हमें भी गणतंत्र कर दो, ऐसी भावना का विचार जो है आ गया। तो ऐसे जो राज्य थे जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ऐसे जो अलग अलग जो राष्ट्र थे, तो जैसे यूरोप के ऐसे क्षेत्र जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ, वहाँ के उदारवादी जो भी स्त्री और पुरुष थे उन्होंने एक संविधान की मांग को राष्ट्र एकीकरण के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी कि सबसे पहले जो भी ऐसे राष्ट्र थे जहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, तो वहाँ के जो भी किसान, जो भी गरीब, जो भी बेरोजगार लोग थे वो लोग, और जो मध्यम वर्गीय जो स्त्री पुरुष लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो एक संविधान, यानी कि जब एक संविधान का जो मांग हो रहा था 1848 के क्रांति के दौरान, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, राजतंत्र का अंतर, प्रजातंत्र का,
शुरुआत करना था, तो संविधान तो चाहिए ना। तो जो संविधान की मांग है उसको तो इन्होंने किया, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों ने क्या किया कि ये जो संविधान की मांग है उसको तो लागू किया, साथ साथ में राष्ट्र एकीकरण का भी जो है मांग उसको अग्रसर क्या किया कर दिया। साथ साथ क्या किया कि उदारवादियों ने जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को क्या करने लगा, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि संविधान तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राष्ट्र का बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाए, ऐसा हमें राष्ट्र की जरूरत नहीं है। साथ में जो भी उन्होंने एकीकृत राष्ट्र का निर्माण किया या जो भी एकीकृत राष्ट्र का जो भी इन्होंने मांग किया, उसमें इन्होंने कुछ मांगे रखी कि जो हमारी जो एकीकृत राष्ट्र होना चाहिए, यानी कि जो एक गठित राष्ट्र होना चाहिए, उसमें पहला तो संविधान होना चाहिए, साथ में उस नए एकीकृत राष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और साथ साथ में जो भी संगठन है उसको बनाने की हमारे पास क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। अगर हमारे पास संविधान है तो संविधान के हिसाब से आपको चलना होगा। प्रेस की आज़ादी तो कोई भी राजा या कोई भी संगठन गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे फिर वो प्रेस हो या जो भी अखबार हो वो जनता तक उनके बातों को पहुंचाएगी, तो फिर अगले बार उनको चुनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। साथ में संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए ताकि जनता के प्रति लोग ज़्यादातर जवाबदेही हो। ये सारी मांगे जो है वो करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। अब उसी बीच 1848 में इन सारे मांगों को लेकर एक आंदोलन होता है, और इन आंदोलन को लेकर एक स्थान है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट एक जगह था जिस जगह पे क्या करता है, इन सभी मांगों को लेकर कि एक एकीकृत राष्ट्र होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और साथ में गठबंधन संगठन बनाने का आज़ादी होना चाहिए। तो इन सभी मांगों को लेकर एक संसद का निर्माण किया गया। जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो एक पार्लियामेंट का निर्माण किया गया। तो अब क्वेश्चन आता है, बताइए फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी करें, इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बात करेंगे लोग फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। तो सबसे पहले समझिएगा कि जर्मन के इलाकों से बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या किया, अपना मतदान देने का काम किया। तब क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सर्व जर्मन नेशनल असेंबली किस शहर में स्थापित किया गया था? तो आप क्या बोलोगे, फ्रैंकफर्ट शहर में। पूछेगा कि किन लोगों ने इस पर मतदान देने का काम किया था? तो जर्मन वासी लोगों ने क्या किया था कि इस क्षेत्र पे अपना मतदान देने का काम किया था। तो फ्रैंकफर्ट संसद में सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी लोग हैं, जो भी जर्मन के लोग हैं, वो लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद इन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक संविधान का निर्माण करेंगे, एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और वो संविधान सभा क्या करेगा, पूरे देश का एकीकृत राष्ट्र का कार्यभार संभालेगा। तो इसी के लिए क्या कर दिया गया, फ्रैंकफर्ट शहर में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की जो स्थापना की गई। अब जब ये असेंबली का जब स्थापना किया गया, यानी कि संसद का जब स्थापना किया गया, तो यह स्थापना था 18 मई 1848 को। कब का घटना है, 18 मई 1848 को। तो इस समय क्या हुआ कि पूरे जर्मन के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सबसे पहले भाई अपना जो भी कल्चरल है उनको उनके हिसाब से अपने आप को सजाया, और सजा जाने के बाद एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था। तो उन्होंने क्या किया, जुलूस निकाला, और जुलूस निकालने के बाद ये जो फ्रैंकफर्ट शहर में जो फ्रैंकफर्ट संसद का जो स्थापना किया गया, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का जो स्थापना किया, तो वहां पर जाकर जो 831 जो नए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उन्होंने क्या किया, अपना अपना स्थान जो है ग्रहण कर लेता है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए 18 मई 1848 को कितने जनप्रतिनिधियों द्वारा सर्व जर्मन नेशनल असेंबली में बैठकी की गई थी? तो आप क्या बोलोगे, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा जो है ये काम किया गया था। अब भाई आयोजन का क्या कारण है, इसके बारे में बात करूंगा। तो मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया था कि सब लोगों को संविधान चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता चाहिए, और संगठन बनाने की आज़ादी चाहिए, इसके लिए किया गया था। तो आयोजन का कारण क्या था, समझिएगा। आयोजन क्या था, आयोजन का मैं कारण का बात करूं तो सबसे पहला कारण क्या था कि समझिएगा, सबसे पहला कारण जो है कि यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। इस संसद में एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण का प्रारूप जो है तैयार करना था, सबसे पहला। दूसरा क्या था कि इस सभा की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपा जाना था जो संसद के अधीन रहकर क्या करे, काम करे। यानी कि ये जो आयोजन है, इसका मुख्य क्या काम था कि जर्मन में क्या हो जाए कि जर्मन में एक राष्ट्र का संविधान बने। यानी कि जर्मन का जो अलग अलग, जो जर्मन के अंदर जो अलग अलग प्रांत है, जिनमें अलग अलग शासक क्या करते हैं, अपना राज्य का संभालने का काम करते हैं, तो वो सभी के सभी राजाओं महाराजाओं द्वारा क्या हो कि केवल एक ही संविधान के अंतर्गत वो क्या करे, अपना कानून व्यवस्था चलाए और जनता का क्या करे, सेवा करे।
ये पहला इनका काम था। और दूसरा क्या था कि जो भी इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनेगा या पूरे एकीकृत जो भी जर्मन है उस जर्मन का जो राजा बनेगा, वो राजा क्या करेगा कि जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से ही अपना क्या करेगा, पूरा का पूरा काम करेगा, यानी कि मनमानी जो है नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है यहाँ पे, आप बताइए माय डियर फ्रेंड कि ये जो आपका मैं बोलूंगा 8, ये जो हम लोगों ने देखा 8 में 1848 में 831 जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया गया कि एक जुलूस के साथ फ्रैंकफर्ट शहर में फ्रैंकफर्ट संसद में बैठा गया। तो ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये सेंट पॉल चर्च में किया गया था। कहाँ पे? जर्मन में स्थित है सेंट पॉल चर्च। तो पूछा जाएगा बताइए सेंट पॉल चर्च किस देश में? तो क्या बोलोगे जर्मन में। किस शहर में? तो फ्रैंकफर्ट शहर में क्या है, सेंट पॉल चर्च जो है स्थापित किया गया है। और इसमें पहली बार 8 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया गया था, सभा जो है मनाया गया था, जिसका मुख्य काम क्या था कि जर्मन में एक राष्ट्र का संविधान होना चाहिए और जो भी इस संविधान का अध्यक्षता करेगा, जो भी राजा बनेगा, वो क्या करेगा कि संविधान के अंतर्गत रह के ही क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो चलो भाई यहां तक तो सही था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ अच्छी चीजें होती तो लोगों को उसको पछता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होना शुरू हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए विरोध क्या क्या कारण था? तो सबसे पहले समझिएगा कि जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसे अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाए जो संविधान के अंतर्गत रहकर अपने सारे कामों को करेगा। तो लोगों ने क्या किया कि प्रसा के राजा, क्या नाम उनका है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को क्या कहा कि ये जो नया जो जर्मन जो बन रहा है इसका ताज जो है आप पहन ले, और उनको ताज देने का यानी कि पूरे के पूरे एकीकृत जर्मन का राजा बनाने का क्या क्या इन्होंने सोच लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आया कि जो विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ जो है इन्होंने ताज पहनने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि जनप्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को इस नए जर्मन का ताज पहनाने की पेशकश की, तो विलियम चतुर्थ ने ताज पहनने से अस्वीकार कर दिया। सबसे पहला विरोध का कारण कि मैं जिसको राजा बनाना चाह रहा हूं 831 जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो एक राजा बनाना था, यानी कि 831 लोगों का जो हाँ था कि भाई इस फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बनना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया। तो मना तो किया, लेकिन सबसे बड़ा जो काम किया कि इन्होंने क्या किया कि राजा बनने से पहला इनकार किया, और दूसरा काम क्या किया कि जिसके बाद फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने उन राजाओं का साथ दे दिया जिन राजाओं ने इस नए निर्वाचित सभा का क्या क्या कर रहा था, विरोध किया था कि ये जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना नहीं होनी चाहिए, एक ऐसे संविधान का निर्माण नहीं होना चाहिए जिसमें पूरा का पूरा जर्मन एकीकृत हो जाए, या एक ऐसे अध्यक्ष को नहीं बनाना चाहिए जो क्या करे कि संविधान के अंतर्गत रह के काम करे। ऐसे राजाओं का विलियम चतुर्थ ने क्या किया, अपना समर्थन दे दिया। तो अब क्वेश्चन यहां से आता है कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने किन राजाओं का या किन का समर्थन किया? तो आप क्या बोलोगे, जिनका सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का जो लोग विरोध कर रहे थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कहां का राजा था? तो आप क्या बोलोगे, प्रसा का राजा था। कहां का था? प्रसा का राजा था। यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए अब विद्रोह हो गया, तो विद्रोह अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो परिणाम आएगा। तो परिणाम का बात करते हैं। सबसे पहला परिणाम कि जिसके बाद कुलीन वर्ग और सेना का विरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। कुलीन वर्ग यानी कि ऐसे वर्ग जो राजा से सटे हुए, राजा के समर्थक वर्ग, जो एक तरह के अपने जमीन का मालिक हुआ करता था, जो राजा से संबंध बनाता था और अपना व्यापार और अपना कामकाज करता था। तो जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ऐसे लोगों का समर्थन किया जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का क्या करे, विरोध कर रहा है, तो कुलीन वर्ग जो है वो विरोध का समर्थक था। तो इन्होंने क्या किया, खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सेना का और इनका विरोध जो है ज्यादा मात्रा में बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरे ओर विरोध बढ़ने से जो एक संविधान बनना था इस संसद भवन में, जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था, उसके कहीं ना कहीं सामाजिक आधार जो है वो कमजोर हो गया। क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले ही अगर विरोध हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो मोटिवेट हुए थे कि हमें एक नए संविधान का निर्माण करना है, जिस संविधान के दौरान हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसका एक संविधान होगा, एक राजा होगा और पूरे देश में उस संविधान के अंतर्गत राजा क्या करेगा, काम करेगा। तो कहीं ना कहीं लोग अब डिमोटिवेट होना शुरू हो गए। दूसरा क्या हुआ कि संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव क्या था, अधिक था। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था जब 1848 का जब क्रांति होता है तो उसमें
जो मुख्य भूमिका क्या निभाता है, जो भी गरीब होते हैं, जो भी बेरोजगार होते हैं, या जो भी भुखमरी से ग्रस्त किसान होते हैं, उनका और मध्यम वर्ग मिलकर क्या करते हैं कि भाई आज़ादी एक क्रांति शुरू करते हैं, जिसके बाद फ्रैंकफर्ट शहर में इन सारी चीज़ों का आयोजन होता है। तो चूंकि पढ़े लिखो वर्गों का यानी कि मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि इनको लग रहा था कि हमें अभी भी क्या करना चाहिए, एक संविधान का निर्माण करना चाहिए। लेकिन जब प्रसा के राजा ने राजा बनने से इनकार कर दिया, तो अब क्या हो गया कि मजदूरों का और जो भी कारीगर था उनके मांगों को लेकर क्या हुआ, आपसी मतभेद शुरू हो गया। और जिसके चलते क्या हुआ कि ये जो संसद बन रहा था नया, या जो नया संविधान बन रहा था, इन्होंने क्या किया, मजदूरों का और कारीगरों का क्या कर दिया कि जो समर्थन है उसको खो दिया। तो पहला तो सामाजिक आधार खत्म कि कुलीन वर्ग और सैनिक लड़ दिए। यहाँ पे मध्यम वर्ग और जो भी हमारे किसान भाई हैं, या जो भी मजदूर भाई हैं, जो भी कारीगर भाई हैं, उनके बीच में आपसे क्या हुआ, तालमेल खत्म हो गया। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं संसद जो एक छोटा सिमट कर आ गया, जो पूरा क्षेत्र जो उमड़ कर आया था वो अब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब लास्ट में जब इतना ज़्यादा विरोध होना शुरू हुआ, तो अंत में सैनिकों को बुलाया गया और जो असेंबली बन रहा था, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली जो बना, उसको क्या कर दिया गया, भंग करने पर मजबूर जो है कर दिया जाता है। तो सबसे पहला कारण हम लोगों ने देखा, दूसरा कारण देखा, तीसरा कारण देखा। अब बात करेंगे आगे। अब समझेगा कि कुछ कुछ लोगों का कुछ कुछ टिप्पणी होता है। तो सबसे पहला टिप्पणी है, कार्ल वेलकर के अनुसार महिला और पुरुष की स्थिति क्या है, या उनका क्या कार्य है, पुरुष को क्या काम करना चाहिए, महिलाओं को क्या काम करना चाहिए, आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिएगा, ये जो कार्ल वेलकर जो थी, ये उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। क्या नाम थे, उदारवादी राजनीतिक, यानी कि ये उदारवादी विचारधारा के ओतप्रोत थे, यानी कि उनको लगता था कि समाज में बदलाव होनी चाहिए, और ये राजनीतिज्ञ थे, यानी कि राजनीति करने का काम करते थे। तो कार्ल वेलकर जो एक फ्रैंकफर्ट संसद के निर्वाचित सदस्य थे, उनके अनुसार उनका क्या मानना था कि प्रकृति ने पुरुष और महिला को अलग अलग कार्य के लिए क्या किया है, इन दोनों का निर्माण किया है, सबसे पहला बात। और इन्होंने ये भी कहा कि जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर है, और ज़्यादा ताकतवर होने के साथ क्या इनको काम क्या दिया है कि जो भी स्त्री पुरुष दोनों में से जो ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने के लिए बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो निर्भीक होगा, उसके मन में डर नहीं होगा और उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, वो मुक्त होगा। तो इसका क्या काम कर दिया गया, यानी कि पुरुष का काम क्या बोला कि उसको रखवाला होना चाहिए परिवार का, और क्या करना चाहिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो भी काम है वो करना चाहिए। साथ में क्या बोला कि साथ ही जो पुरुष है उसको कानून और उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, आगे होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा कि महिलाएं कमजोर होती हैं, दयालु होती हैं, और ये दब्बू किस्म होती है। दब्बू यानी कि ये खुलकर कभी बाहर आने का प्रयास नहीं करती हैं, इनको कोई भी काम करती है तो इनको शर्म लगता है। तो कमजोर, दयालु और दब्बू हैं, उसे पुरुष की रक्षा की आवश्यकता होती है। महिलाओं का बस एक काम है, अपने पति का और अपने फैमिली के पुरुषों का क्या करे, रक्षा करे। साथ में क्या बोला कि महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है, या फिर महिलाओं का जो क्षेत्र है, वह घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का लालन पालन और पोषण करना ही क्या है, इनका पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र है। तो ये इनके बारे में कहा। अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप खुल के देखना, कोई भी यूट्यूबर अभी तक नहीं बताया होगा, या आपके ट्यूशन में भी ये टॉपिक्स का कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि लुईज ऑटो पीटर्स कौन थी, लुईज ऑटो पीटर्स कौन थी, इनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो समझिएगा, सबसे पहले बात करते तो लुईज ऑटो पीटर्स जो थी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। ये क्या करती थी, राजनीति करने का काम करती थी। इनका जन्म जो है वो 1819 में हुआ और मृत्यु जो 1895 में हुआ। अब ये क्यों चर्चा में आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिला पत्रिका निकाला, यानी कि महिलाओं के लिए अखबार निकाला इन्होंने, और साथ में क्या किया, इन्होंने नारीवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना किया। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर नारीवादी राजनीति क्या होता है। तो देखिए, नारीवादी क्या है, एक विचारधारा है। विचारधारा क्या समझेगा कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों का क्या कराना, बोध कराना, यही क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाता है। यानी कि ये जो हमारे लुईज ऑटो पीटर्स जो थी, इनका क्या काम था कि जो भी हमारे समाज में जो स्त्री पुरुष की जो सामाजिक, यानी कि भाई समाज में उनका क्या क्या हिस्सेदारी है,
वो कैसे पैसा कमाते हैं, या समाज में किस तरह की उनकी समानता है, या उनको राजनीति में जो राजा महाराजाओं की बात होती है, तो राजाओं का चुनाव हो, महाराजाओं का चुनाव हो, तो या कोई बात पे, बात विचार पे उनकी क्या समानता है, उस सोच को लेकर क्या करती है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये क्या कराती है, बोध कराने का काम करती है। और बहुत सारे अखबारों का आर्टिकल जो इन्होंने छापा था। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसी के बीच में, बताइए राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। यानी कि जो इतना जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ 1848 में जो उदारवादियों का 1848 में जो उदारवादियों को जो भव्य आंदोलन होता है, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, आपका क्वेश्चन जो है पूछ देता है। तो सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे तो समझिएगा क्या होता है। तो उदारवादी आंदोलन के दौरान महिलाओं के राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के बाद विवादास्पद थी, फिर भी बड़ी संख्या में जो भी महिलाओं ने आंदोलन में क्या क्या सक्रिय रूप से भाग लेना, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रांस की क्रांति से लेकर अभी तक का पूरा दौर है, या जब से क्रांति की बात उमड़ी है, 1815 का मैं बात कर रहा हूं, जब से बात ये उमड़ी है तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो कहीं भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की जो बात है वो हमेशा विवादास्पद रहा है। यानी कि हाँ ना पे वो पूरा का पूरा कहानी जो है चलता रहा। लेकिन फिर भी महिलाओं ने क्या किया, जितने भी आंदोलन हुए या जितने भी सभाएं हुई उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब बहुत सारे ऐसे महिलाएं थे जिन्होंने क्या किया, अपना राजनीतिक संगठन स्थापित किए, है ना, अखबारें शुरू की, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि एक अखबार छापा गया था। साथ में राजनीतिक संगठन के बैठकों और प्रदर्शनों में भी क्या किया कि बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी इन्हें क्या किया गया कि असेंबली के चुनाव के मताधिकार से इनको क्या रखा गया, वंचित रखा गया। देखो इतना सारा काम करने के बाद कि भाई ये संगठन भी स्थापित कर रहे हैं, अखबारों पे आर्टिकल भी छाप रहे हैं, और जो भी राजनीतिक संगठन है उनके बैठक और प्रदर्शनों में भाग भी ले रहे हैं, और एकाएक सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको मताधिकार से वंचित रखा गया। तो ये इनकी स्थिति थी। लेकिन जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा का आयोजन हुआ, उस समय पहली बार महिलाओं को केवल और केवल प्रेक्षकों की हैसियत से, यानी कि सुनने वाले की हैसियत से क्या कर दिया गया, जो दर्शक दीर्घा था, जहां पे सारे के सारे ऑडियंस खड़े रह के इन सभा का संचालन देख सकते थे, वहां पे खड़े होने का अधिकार जो है दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि कहां पे महिलाओं को केवल और केवल खड़े होने का अधिकार दिया गया था, किस सभा पे, तो क्या बोलोगे, फ्रैंकफर्ट संसद में या सेंट पॉल चर्च के सभा पे आयोजन की जो है बात में कही गई थी। अब यहां पे समझिएगा, अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, विचारधारा। तो भाई विचारधारा क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला विचारों का समूह क्या कहलाता है, आपका विचारधारा कहलाता है। क्या किसी एक तरह सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला समूह, जैसे अगर देखोगे, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, कुछ लोग आपको करते हैं। तो जो लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं तो बीजेपी की विचारधारा उनको अच्छी लगती है और उन्हीं का वो क्या करेंगे, प्रकाशन करेंगे। जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं वो कांग्रेस को लेके आगे चलेंगे। तो यही विचारधारा का मैनिपुलेशन जो होता है, ये जो विचारधारा को लेके आगे बढ़ना या उसका जो समूह होता है, इसी को क्या बोलते हैं, किसी एक खास प्रकार की सामाजिक दृष्टि को इंगित करने वाला जो विचारों का समूह होता है वही क्या कहलाता है, आपकी विचारधारा कहलाती है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, वो टॉपिक क्या रहेगा, जर्मन और इटली का निर्माण। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और 2 से 3 वीडियो में क्या होगा कि आपका हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं किया तो नोट्स कर ले, साथ में जो डीपीपी है वो भी आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि मैथ का डीपीपी है, और जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर इसका डीपीपी आपको अपलोड जो है वहाँ पे कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसएसटी का, साथ में आपका साइंस का, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट अगर नोट चाहिए जो आपको कहीं भी आपके ट्यूशन सर हो या कोई भी आपके यूट्यूबर हो आपको कभी नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि हमारा जो ऑफिशियल जो नंबर है, नंबर क्या है 77177049 और 78, इस वाले नंबर पर आपको कॉल करना है, और कॉल करके आप जो भी पीडीएफ है उसके डिटेल्स ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑफर था जिस समय आपको साइंस का और साथ में एसएसटी का जो पीडीएफ है, जो जितने भी चैप्टर सबका पीडीएफ आपको 299 रुपये में मिल रहा था, वो ऑफर समाप्त हो चुकी है। और अभी आपको दोनों का दोनों जो पीडीएफ, अगर आप एसएसटी का लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 299 रुपया, और साथ में अगर आप साइंस का लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या लगेगा, 299 रुपये का पे करना होगा। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो आपको 600 रुपये लगने वाला है। लेकिन
अगर आप अभी मैं ये जो ऑफर है वो मैं केवल और केवल 10 बच्चों के लिए भी निकाल रहा हूँ। अगर कोई 10 बच्चे ये खरीदना चाहते हैं तो केवल और केवल ये 500 रुपया में क्या हो सकता है कि आपको साइंस का और एसएसटी का आपको पीडीएफ जो है आसानी से मिल सकता है। केवल और केवल 10 बच्चों के लिए ऑफर जो है लिमिटेड समय के लिए खोला गया है। तो जिनको भी लेना वो इस नंबर पे 7717704978 पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी जो है पूरी की पूरी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें और साथ साथ में जो भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे आप क्या करते रहे, विजिट जो है करते रहे। हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, प्रीतम academy.com। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।